बीए पाठ तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी छायावाद हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। उसमें पिछली वीडियो में चर्चा की थी छायावाद की जो पूर्व की स्थिति थी, जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के बारे में चर्चा की थी, और इसके बाद में हिंदी साहित्य का छायावाद, उसकी प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी। और प्रस्तावना को आज हम आगे बढ़ाते हैं। विशेषकर तृतीय वर्ष की छात्राओं को इस वीडियो से ज़्यादा लाभ मिलेगा। छायावादी साहित्य के अधिकांश आलोचकों ने छायावाद को हवाई कविता बताया और उसके एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ को मलिन हृदय का खजाना बताया है। मलिन हृदय का खजाना। इस प्रकार के प्राचीन प्रवृत्ति के आचार्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम अग्रगण्य है। सबसे पहले हम ले सकते हैं। उनके मतानुसार छायावाद जीवन से दूर रहता है और इसमें लोक संस्कृति की छाया तक नहीं रहती है। उनके छायावाद के दुर्भाग्य का यह भी एक पक्ष रहा है कि रूढ़िवादी एवं पुरातनपंथी समीक्षकों की तरह छायावाद के नाम पर कविता लिखने वाले कुछ अधकचरे लोग थे। उन्होंने छायावाद को इस रूप में प्रस्तुत किया कि हिंदी जगत मुक्त हृदय से उनका स्वागत नहीं कर सका। छायावाद का यह भी एक दुर्भाग्य रहा कि उसका जीवन काल अत्यंत स्वल्प रहा, कम अवधि का रहा। जब तक छायावादी अपनी जड़ें जमा पाता, तब तक विभिन्न कारणोंवश छायावाद के कवि प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हो गए। फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद एक कोमल और आकर्षक भावधारा और नवीन तकनीक को लेकर आया। इस काव्य का प्रवर्तन तथा विकास करने वाले कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम उल्लेखनीय हैं। ये चारों कवि हिंदी संसार में छायावादी चतुष्टयम के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि। छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि। छायावाद के आधार स्तंभ तो ये चार हैं। छायावाद के आधारभूत कवि या प्रमुख कवि। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और चौथी है महादेवी वर्मा। ये चार प्रमुख छायावादी कवि हैं। अब अगला हमारा जो विषय है या अगला जो बिंदु है वो है छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि।
छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ। छायावादी काव्य की परिस्थितियाँ। छायावादी काव्य की परिस्थितियों में हम 3-4 जो इनकी परिस्थिति है, जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ, इस तरह हम इनको 4 भागों में छायावाद की पृष्ठभूमि को हम बांट सकते हैं। छायावाद की पृष्ठभूमि में द्विवेदी युग में आए चौमुखी परिवर्तन तथा तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियां हैं। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति से पूर्व की परिस्थितियों ने छायावादी काव्य के लिए आधार भूमि तैयार की थी। छायावाद की पृष्ठभूमि में निहित प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन किया जा रहा है। नंबर 1, राजनीतिक परिस्थितियाँ। नंबर 1 है छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि में इसकी जो एक इसकी परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियाँ। छायावादी काव्य की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो इस प्रकार से है। सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के कारण पुरानी मान्यताएं ढह रही थी और नई मान्यताओं का विकास हो रहा था। उधर यूरोप में भी औद्योगिक क्रांति के कारण सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद पनप रहा था। भारत में स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ गया था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्य, अहिंसा और असहयोग के बल पर जन आंदोलन संगठित कर के प्रसिद्धि पाई थी। सत्याग्रह के द्वारा स्वाधीनता की लड़ाई प्रारंभ में कुछ निराशाजनक और विचित्र प्रतीत हुई, किंतु अंत में भारतीय जनता ने गांधी जी में अपनी आस्था व्यक्त की। छायावाद की निराशा के मूल में राजनीतिक आंदोलनों की असफलता से उत्पन्न निराशा भी है। रोलर एक्ट के द्वारा किए गए दमन के बावजूद भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए जनता का उत्साह बढ़ता गया। छायावादी काव्य की निराशा के मूल में इन कवियों की व्यक्तिवादिता और स्वतंत्रता संग्राम में भाग न ले सकने की व्यवस्था है। यूँ संपूर्ण छायावादी युग में स्वतंत्रता संघर्ष अपने पूरे वेग के साथ जारी रहा। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का मत है। इसीलिए इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यदि हमारा देश पराधीन न होता और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता न रही होती, तो भी आधुनिक औद्योगिक समाज पूंजीवाद का विकास होते ही काव्य में स्वतंत्रतावादी भावना और व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति मुखर हो उठती। इसलिए छायावादी कविता राष्ट्रीय आंदोलन या जागृति का सीधा परिणाम नहीं, बल्कि पाश्चात्य अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हमारे देश और समाज के बाहरी और भीतरी जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष परिवर्तन हो रहे थे। उन्होंने जिस तरह सामूहिक व्यवहार और कर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई और राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा दी, उसी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने स्वच्छंद
राष्ट्रीयतावाद की प्रवृत्ति को प्रेरणा दी। इस दृष्टि से ही हम कह सकते हैं कि देश की प्राचीन संस्कृति और पाश्चात्य काव्य के प्रभावों को ग्रहण करती हुई छायावादी कविता राष्ट्रीय जागरण के क्रोड़ में पनपी और फूली फली। इस कथन से स्पष्ट है कि छायावादी काव्य तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से अनुप्रेरित रहा है। धार्मिक परिस्थिति के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।